बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के लिए जो हमने सेशन स्टार्ट किया है उसका पहला टेस्ट हमारा प्रीवियस संडे को हुआ था और आज मैं आप लोगों को वो जो टेस्ट है उसकी डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। की तो मैंने आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन इस डिस्कशन को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, वो सारी क्लियर हो जाएँ। और इसके अलावा एक और मकसद भी है, वो ये कि जो लोग हमारा पेड सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए वो इस वीडियो डिस्कशन को देख के अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हमारा एजुकेटर्स प्रिपरेशन का जो सेशन है ये 2022 का सेशन है और इसके अलावा जो है इसमें इस्लामियात, वर्ल्ड जियोग्राफ़ी और बेसिक मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और जो वीकली हमारे 7 लेक्चर्स होते हैं उनमें से 10 क्वेश्चन हम तीनों पोर्शंस में से लेते हैं। मीन के 10 क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं, 10 वर्ल्ड जियोग्राफ़ी के और 10 बेसिक मैथमेटिक्स के। तो आज हम ये 30 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ईमान मुफस्सिल में मौजूद पहला अकीदा कौन सा है? ईमान का पहला अकीदा, ईमान का पहला अकीदा कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ईमान का पहला अकीदा जो है वो है तौहीद। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी हमारे पास है, नबियों की सरज़मीन कौन से मुल्क को कहा जाता है? नबियों की सरज़मीन या लैंड ऑफ प्रॉफिट्स हम कहते हैं फ़लस्तीन को, ठीक है। पैलेस्टाइन जो है उसको लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्लाम के पहले रुकन का नाम बताएं। इस्लाम का पहला रुकन जो है वो कौन सा है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन ए, कलमा शहादत। क्वेश्चन नंबर 4, सलात चाश्त की ज़्यादा से ज़्यादा रकातों की तादाद कितनी है? चाश्त की नमाज जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रकातें कितनी पढ़ी जा सकती हैं? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मीन के 10 रकातें पढ़ी जा सकती हैं। चाश्त की जो नमाज है वो पढ़ी जाती है जी फ़जर की नमाज के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है वो उसको हम कहते हैं इशराक की नमाज कहते हैं। और उसके बाद इशराक के बाद जो है वो चाश्त की नमाज, मीन जब सूरज थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो उस वक्त चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रकातों की तादाद 10 है। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान कौन से नंबर वाला महीना है? ऑप्शंस हैं 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। आप लोग महीने जो हैं वो गिन सकते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शौबान और रमज़ान, मतलब कि 9वें नंबर पे रमज़ान आता है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हज के लुग़वी मायने क्या हैं? ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, छोटी क्लासेस में हम इस्लामियात में पढ़ते हैं। ज़ियारत का इरादा करना हज के लुग़वी मायने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, जहाँ हुज्जाज कराम एहराम बांधते हैं वो जगह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं अरफात, मुज़दलिफ़ा, मना या मीकात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, यानी कि मीकात के मकाम पर एहराम बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, शैतान को मारी जाने वाली कंकरियाँ कहाँ से जमा की जाती हैं? इसमें ऑप्शंस हमारे पास फिर वही से आ गए हैं, अरफात, मुज़दलिफ़ा, मना या मीकात। तो क्वेश्चन ये था कि शैतान को मारी जाने वाली कंकरियाँ जो हैं वो कहाँ से जमा की जाती हैं? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है हमारे पास वो है मुज़दलिफ़ा से जमा की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसान के आमाल और दुआ की वजह से बदल जाने वाली तकदीर को क्या कहते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, 2 तरह की तकदीर होती है। एक तकदीर होती है तकदीर मुबरम और दूसरी होती है तकदीर मौलिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अमाल की वजह से जो बदल जाने वाली तकदीर है उसको क्या कहते हैं? तो वो ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो करेक्ट है, तकदीर मौलिक कहा जाता है। तकदीर मुबरम वो तकदीर होती है जो कि फ़िक्स्ड होती है, जो नहीं बदलती, और तकदीर मौलिक वो होती है जो कि नेक अमाल और दुआ की वजह से बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, नमाज में डैश छूट जाएं तो सजदा सहव करने से नमाज अदा हो जाती है? फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हमारे पास है बी, वाजिबात। अगर नमाज के वाजिबात में से कोई एक छूट जाए या ज़्यादा तो उसके लिए सजदा सहव कर लें तो हमारी नमाज जो है वो कबूल हो जाती है, अदा हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड जियोग्राफी से। पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो इस्लामिक स्टडीज़ से थे। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक वर्ल्ड जियोग्राफी से हैं एंड नेक्स्ट जो 10 हैं वो हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अटलस माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन। अटलस माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शंस हैं अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। मीन कि ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इन सब में ये माउंटेन रेंज जो है वो आ जाती है, अटलस माउंटेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 12 जी, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी ये समझाया था और एक ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की। क्वेश्चन नंबर 12 है अ पर्सन वाज अनेबल टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिकॉज ही वाज ट्रैवलिंग एंड ही एक्सपीरियंस्ड अ डे लॉस। अकॉर्डिंग टू यू इन विच डायरेक्शन ही वाज ट्रैवलिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन। मीन के एक इंसान जो कि सफ़र कर रहा था उसने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया और उसका एक डे लॉस हुआ। तो आपने ये बताना है कि वो किस डायरेक्शन में सफ़र कर रहा था। इंटरनेशनल डेट लाइन को जब हम क्रॉस करते हैं तो किस डायरेक्शन में हम क्रॉस करें तो टाइम का इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है कि पूरे 24 घंटे स्किप हो जाते हैं। ठीक है, टाइम डिफरेंस आ जाता है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम ट्रैवल करते हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन को कौन सी डायरेक्शन में क्रॉस करें तो पूरे 24 घंटे का फ़र्क पड़ता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ईस्ट टू वेस्ट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम विच कंट्री टू पैरेलल लाइंस पासिस। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें से दो पैरेलल लाइंस गुजरती हैं? इथोपिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या पनामा। तो इसमें जी हमारे पास ऑप्शन है बी वाला करेक्ट। ब्राज़ील जो है वो मुल्क है जिसमें से दो पैरेलल लाइंस गुजरती हैं। अच्छा जी, ब्राज़ील इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और ब्राज़ील जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आ जाता है वो हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और अगर आप लोग थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को अपने माइंड में लेके आएँ, उसको विजुअलाइज करें तो आप लोगों को समझ आएगी कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो इक्वेटर से थोड़ा सा, मतलब इक्वेटर के ऊपर थोड़ा सा आ जाता है और थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे। तो एक तो इक्वेटर वो पैरेलल लाइन है जो कि ब्राज़ील में से गुजरती है और दूसरा चूँकि ये इक्वेटर से नीचे की तरफ यानी साउथ साइड पे है तो साउथ साइड पे हमारे पास आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दो पैरेलल लाइंस ब्राज़ील में से गुजरती हैं। ये वो मुल्क है जिसमें से दो पैरेलल लाइंस गुजरती हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है लापाज इज़ कैपिटल ऑफ विच कंट्री। लापाज जो है वो कौन सी कंट्री का कैपिटल है? ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और चिली। इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, बोलीविया। ठीक है, लापाज जो है वो बोलीविया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है ची गुएरा इज़ बरीड इन। ची गुएरा जो कि फ्रीडम फाइटर था उसकी जो है वो उसको कहाँ पे दफन किया गया? तो इसका ऑप्शन हमने पढ़ा था सी वाला, सॉरी बी ऑप्शन ठीक है इसका, क्यूबा में वो मदफून है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है सहारा डेजर्ट कवर हाउ मैनी कंट्रीज़। सहारा डेजर्ट जो है वो कितने मुल्कों पे मुश्तमिल है, कहाँ तक फैला हुआ है? बहुत बड़ा सहरा है ये, आप लोग जानते हैं। 6 to 7, 7 to 8, 8 to 10 और 10 to 11। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट है। और जब मैंने आपको लेक्चर ये वाला पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे तो ये कहा जाता है कि 10 कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है सहारा डेजर्ट, क्योंकि जो 11th वाली कंट्री थी वो उसको कहा जाता है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है इस वजह से। लेकिन कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन भी मिल सकता है 10 to 11। तो 10 to 11 वाली अगर रेंज आ जाए तो ये वाली करेक्ट करें। अगर ऑप्शंस में 10 है तो 10 को चूज़ करें और अगर ऑप्शन में 10 नहीं है 11 है तो 11 को चूज़ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है स्विस कैनाल कनेक्ट्स डैश एंड डैश। स्विस कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैनाल है। अक्सर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में MCQs में ये वाला आ जाता है कि स्विस कैनाल की लेंथ बताएं या स्विस कैनाल जो है वो किस चीज़ को कनेक्ट करती है आपस में। और इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्विस कैनाल जो है वो कहाँ पे है? इजिप्ट में है, मिस्र में, सिनाई माउंटेन के अंदर। सिनाई माउंटेन को बेसिकली जो है खोद के बनाई गई है वहाँ पे पहाड़ों पे ये, और इस नहर को बनाने में 10 साल लगे थे। और जमाल अब्दुल नासिर जो थे मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये नहर बनवाई थी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्विस कैनाल जो है वो किसको किसके साथ कनेक्ट करती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेड सी को कॉन्गो रिवर के साथ,
मेडिटेरेनियन सी को वोल्टा रिवर के साथ, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास है वोल्टा रिवर को कॉन्गो रिवर के साथ, और ऑप्शन डी है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो जब मैंने मैप बना के आप लोगों को समझाया था ये, तो आप लोगों के माइंड में बहुत अच्छे से आ रहा होगा कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करने वाली जो नहर है ये स्विस कैनाल है, ठीक है। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, डैश ओशन इज़ प्रेजेंट टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ यूरोप। इसमें भी आप लोगों को नक्शे को अपने माइंड में लेके आना होगा, वो जो हमने वर्ल्ड मैप बनाया था और जिसको तकरीबन हर लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया है वर्ल्ड मैप। तो यूरोप के नॉर्थ साइड पे कौन सा जो है वो ओशन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ऑप्शन है इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और एंटार्कटिक ओशन। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, आर्कटिक ओशन जो है वो यूरोप के नॉर्थ साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी कंट्री, सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ऑप्शन देखें तो साइचेल्स आइलैंड्स, ब्रूंडी, अल्जीरिया और इजिप्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखें ना तो ये जैसे ही हम अगर इस क्वेश्चन को देखें और हमने ना पढ़ा हुआ हो तो हमें ऐसे लगेगा कि चूँकि ये सेशलेस आइलैंड्स जो हैं ये आइलैंड है तो ये तो यकीनन नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सेशलेस आइलैंड जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा मुल्क है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो अल्जीरिया है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज़। तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया के लिहाज से कौन सा है? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। तो इसका बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय एरिया। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैथ्स के पोर्शन में से है। द प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज़ 48, द प्राइस ऑफ 1.5 डजन ऑरेंजेस विल बी। अब इस क्वेश्चन में आपको 6 माल्टों की कीमत बताई हुई है 48 रुपये, ठीक है। 6 माल्टों की कीमत 48 रुपये बताई हुई है और आपसे ये पूछा गया है कि आप बताएं कि 1.5 दर्जन माल्टों की कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले तो एक माल्टे की कीमत निकालें, एक की आप निकालेंगे तो 48 को 6 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 6 का टेबल आप पढ़ेंगे, 6 7 42 और 6 8 48। तो एक माल्टे की कीमत जो है वो 8 रुपये आ जाएगी। अब 1.5 दर्जन माल्टों की कीमत हमसे पूछी है। 1.5 दर्जन का क्या मतलब है कि एक दर्जन पूरा और एक आधा, तो मतलब आपके पास जो है वो 12 जमा 6 टोटल कितने माल्टे हो जाएंगे? 18 माल्टे हो जाएंगे, ठीक है। 12 और 6 को जमा करें तो आपके पास 18 माल्टे हो जाएंगे। तो एक माल्टे की कीमत जब 8 रुपये है तो 18 माल्टों की कितनी होगी? 18 को आप 8 से ज़रब दे दें, ठीक है। 18 को आप 8 से ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 8 64, 4 और 6 हासिल आ जाएगा, और 8 एकम 8 और उसमें 6 आप जमा करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 144 जो है वो आपके पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 544 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स एंड सेकेंड्स। 544 सेकंड्स हैं आपके पास, आपने उनको मिनट्स में चेंज करना है और सेकंड्स में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स की इक्वल होता है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो 544 सेकंड जो है वो कितने मिनट्स की इक्वल होंगे? तो 500 सेकंड और मिनट, अब आप देखें ना, सेकंड को मिनट्स में चेंज करना है, मीन कि एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है। सेकंड्स छोटे होते हैं और मिनट जो है वो बड़ा यूनिट है। तो जब भी हमने छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करना होता है तो हम डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। तो 544 जो आपके पास सेकंड हैं आप उसको 60 से तकसीम कर दें। जब आप 60 से तकसीम करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस तरह टेबल लेके जाएंगे। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 54 है, तो 6 का टेबल आप 9 टाइम लेके जाएं, 54 आ जाएगा ना, 540, ठीक है। 6 9 आर 54 और ये वाला 0 भी साथ में आएगा तो 540 हो जाएगा, और नीचे आपके पास बच जाएगा 4। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपके पास आ जाएंगे मिनट्स, ठीक है। सेकंड्स को आपने 60 से डिवाइड किया तो जो ऊपर वैल्यू आएगी वो मिनट और जो नीचे वैल्यू बच जाएगी वो होंगे सेकंड्स। तो आपके पास आंसर आएगा 9 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स, मीन के ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, उमेर टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 375 स्टेप्स।
हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें बताया हुआ है 75 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 50 मीटर, और 375 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 75 जब स्टेप्स होंगे, 75 स्टेप्स में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा था, तो 1 स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 50 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड जैसे हम करते हैं एक चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, 375 का निकालना है, तो 375 का निकालने के लिए आप इसी वैल्यू को यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 375 कर देंगे। तो इसको आप कटिंग कर लें 5 के टेबल से। जब आप 5 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 5 10 ज़ार 50 आ जाएगा, और 5 1 ज़ार 5 और 2 यहाँ से जो है वो बच जाएंगे 25, एंड 5 5 ज़ार 25, 15 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से 15 को और 375 को आपस में कटिंग कर लें 15 के टेबल से। 15 1 ज़ार 15 हो जाएगा, 15 2 ज़ार 30 हो जाता है, और यहाँ पे 75 है तो 15 5 ज़ार 75। तो ये आपके पास ऊपर 25 आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया था हमारे पास यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10। तो 25 और 10 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 25 के साथ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो 250 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन के सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। मीन के 250 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा 375 स्टेप्स में। 75 स्टेप्स में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, और 375 स्टेप्स में 250 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वी कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड वी गेट। जब हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 जो किलोमीटर है वो इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, और 1 जो 1000 मीटर के, और 1 आवर जो होता है वो कितने सेकंड्स के इक्वल है। आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। 60 को आप 60 से ज़रब देंगे, 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 3600। मीन के 1 आवर जो है वो 3600 सेकंड्स के इक्वल है, और 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल है। अब ये वाली वैल्यूज़ आप अपने माइंड में रखें, और फिर हम कैलकुलेशन अगर करें तो हमने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीन की किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बड़े यूनिट को छोटे में करना है। तो जब हम बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर है और सेकंड में चेंज करना है, तो यहाँ पे घंटे जो हैं उनको आपने बड़े यूनिट को फिर छोटे में करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि पर आवर है, मीन के बटे के नीचे है, तो आप बटे के नीचे जो है वो 3600 लिखेंगे, और इनकी आप कर लेंगे कटिंग। जब आप कटिंग करेंगे तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला जो 36 है वो 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऑप्शन आपके पास जो है वो 10 बच जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा इसका। ठीक है, मीन के 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा, 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है। इन अ बेकरी द रेशो ऑफ सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज़ 2:3 एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क इज़ 3:1। व्हाट विल बी द रेशो कॉन्टिन्यूड रेशो ऑफ ब्रेड एग्स एंड मिल्क। ब्रेड एग्स एंड मिल्क की कॉन्टिन्यूड रेशो हमने बतानी है। ब्रेड के लिए मैं बी लिख देती हूँ, एग के लिए ई लिख देती हूँ, एंड मिल्क के लिए एम लिख देती हूँ। ब्रेड एग एंड मिल्क की कॉन्टिन्यूड रेशो बतानी है। आपको बताई हुई है 2:1 जो है वो ब्रेड और एग्स की बताई हुई है, तो ब्रेड की जगह पे आप 2 लिखेंगे और एग्स की जगह पे 1 लिखेंगे। और नेक्स्ट जो हमें बताई हुई है वो बताई हुई है जी एग्स टू मिल्क। ठीक है, एग्स टू मिल्क 3:1 बताई हुई है, तो एग्स टू मिल्क आप 3 एग्स वाली लिखेंगे एग्स के नीचे वैल्यू, और जो 1 है वो लिखेंगे मिल्क के नीचे। अब आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें जब कॉन्टिन्यूड रेशो आपने फाइंड करनी होती है तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 6, और रेशो लगाएंगे आप 3 1 3 आ जाएगा, और 1 1 1 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 631। लेकिन आप इसको मोर सिंपल अगर कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो ये वाला ऑप्शन आपके पास होना चाहिए यकीनन 631। तो 631 देखते हैं हमारे पास है या नहीं। 631 आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, दोबारा से देखते हैं। आपके पास था 2 3 एंड 3 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 को 3 से 6, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और 3 को 1 से किया तो 3। अब आई थिंक मिस्टेक नहीं हुई, पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे हम कटिंग करें तो 3 के टेबल से कटिंग करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 3 1 जो है ये
2:3 2:1 जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, 2 3 1। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसका कॉन्टिन्यूड रेशो वाले का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपके पास है 14 हॉर्सेज ग्रेज अ फील्ड इन 25 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 35 हॉर्सेज ग्रेज इट। जो है 14 घोड़े जो है ना एक खेत में से घास खा रहे हैं, चर रहे हैं 25 दिन में, तो 35 घोड़े जो हैं वो कितने दिनों में चरेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। 14 घोड़े जो हैं वो कितने दिन में खा रहे हैं, 25 दिन में। अब घोड़े जो है वो बढ़ गए, 14 से हो गए 35। घोड़े बढ़े हैं तो यकीनन दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा घोड़े जो हैं वो ज़्यादा घास खाएंगे, तो हमारे पास जो है वो कम दिनों में उस फील्ड को ख़त्म कर लेंगे। तो घोड़े बढ़ रहे हैं और दिन कम होंगे, इसका मतलब है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में मैंने फिर आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बताई थी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 14 जो हॉर्सेस हैं वो कितने दिन में खा रहे हैं 25 डेज़ में। अगर एक होगा तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, अकेला होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही खाएगा ना। तो आपने क्या करना है, 14 को 25 से ज़रब दे देनी है और 35 के लिए निकालेंगे तो 35 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, इसकी कटिंग करेंगे, 5 के पहाड़े से ही हम काट लेते हैं। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 7 ज़ार 35। और ऊपर जो है फिर हम 7 के टेबल से इसे काट दें, 7 1 ज़ार 7 एंड 7 2 ज़ार 14। अब यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया। 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 10 और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। 26 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। मीन के 35 हॉर्सेज जो हैं वो 10 डेज़ में उस फील्ड को ख़त्म कर लेंगे, सारा जो घास होगा वो खा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है 10 men complete a job in 20 days, how long it will take when 8 men do the same job at the same rate। 10 आदमी जो है एक काम को कर रहे हैं 20 दिनों में, कह रहे हैं कि अगर 8 आदमी हों तो उसी काम को कितने दिन में मुकम्मल करेंगे। ठीक है, 10 आदमी थे तो वो 20 दिन में कर रहे थे, अब आदमी कम हो गए, 8 हो गए हैं, तो वो कितने दिन लगाएंगे। 10 आदमी जब 20 दिन लगा रहे हैं तो कम आदमी होंगे तो वो ज़्यादा दिन लगाएंगे ना, उसी रेट पे उन्होंने काम करना है। तो इसका मतलब है कि आदमी कम हुए हैं तो दिन जो है वो क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसमें भी सेम उसी तरह करेंगे कि 10 आदमी जो हैं वो 8 दिन में कर रहे हैं, और 20 दिन में कर रहे हैं, और एक आदमी कितने दिन में करेगा, वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, 10 ज़रब 20 करेंगे, और 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, तकसीम 8 कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लें आप किसी भी टेबल से जो आपको ईजी लगे। 4 के पहाड़े से हम काटें तो 4 2 8 और 4 5 20 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़े से काटें तो 2 5 10 हो जाएगा, और 5 को 5 से ज़रब दे दें तो 25। मतलब कि अगर 8 आदमी होंगे तो वो 25 दिन लगाएंगे, जब 10 आदमी थे तो वो 20 दिन लगा रहे थे। तो 25 वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। मीन के ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, लिस्ट द फ्रैक्शंस 2/3 5/8 13/20 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज करना है, और हमारे पास जो है ये पहले से हमें बताया हुआ था कि जो फ्रैक्शन 2/3 है उसको हमने ए कह दिया, 5/8 को बी, और 13/20 को सी कह दिया, और नीचे हमें ऑर्डर हमने बताना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की तरतीब में हमने इसको अरेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे। अच्छा, जब हमने फ्रैक्शंस का ऑर्डर निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक तो ये हमारे पास चॉइस है कि हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप इनका एलसीएम ले लें और तीनों फ्रैक्शंस को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, और एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो सिंपल नंबर आ जाएगा, और उनको आप कंपेयर कर लेंगे कौन सा जो है वो मीन के स्मॉलर नंबर है, कौन सा लार्जर है और कौन सा लार्जेस्ट है। तो इस तरह दूसरा जो मेथड है इसका वो इस तरह से है कि आप इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं मीन 3 8 एंड 20 इनको मल्टीप्लाई कर दें सारी फ्रैक्शंस के साथ। जैसे पहली फ्रैक्शन 2/3 है, 2/3 को आप तीनों से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मैंने लिखा है 3 × 8 × 20, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा इसमें। बाकी भी जो वैल्यू है नीचे वो तो कटिंग होती जाएगी तीनों फ्रैक्शंस में। 20 से काट जाएगा इधर, और सेकंड वाले में 8 से काट जाएगा। बाकी को आप मल्टीप्लाई कर दें। 20 को आप यहाँ से 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 हो जाएगा, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 32 होता है, 320 हो जाएगा। ठीक है, 320 जो है वो हमारे पास पहली फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन 1 का जवाब आ रहा है। दूसरी फ्रैक्शन हम देखें तो हमारे पास 8 तो कट गया था, बाकी बच गया 20 और 3 और 5। तो 20 को आप 3 से ज़रब दें तो 60 आ जाएगा, और 60 को 5 से ज़रब दें तो 6 5 30 300 आ जाएगा। दूसरी फ्रैक्शन यानी कि बी फ्रैक्शन के लिए आपके पास 300 आ रहा है। तीसरी फ्रैक्शन में 20 से कट जाएगा। अब आपके पास 13 3 और 8 हैं। 13 और 3 और 8 को 8 3 24, और 24 को फिर 13 से ज़रब दे दें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 24 और 24 को हम 13 से ज़रब देंगे।
24 को 13 से ज़रब दें तो 4 3 12, 2 1 हासिल, और 3 2 6 और 1 हासिल वाला 7, और यहाँ पे ज़रब आ जाएगा, और 1 से ज़रब देंगे तो 4 और 2 इसी तरह आ जाएगा। इसको आप प्लस कर लें, 2 7 और 4 को जमा करेंगे तो 11 आएगा, 1 और 1 हासिल और 3 आ जाएगा, 312। ठीक है, 312 जो है वो तीसरी फ्रैक्शन का आंसर आपके पास निकल रहा है। पहली का 320 यानी ए का, बी का 300 और तीसरी का 312। अब आप सीक्वेंस देखें तो कौन सी फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटी है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो असेंडिंग में सबसे छोटी पहले आएगी। तो सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन जो है वो 300 वाली है, मीन के बी फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटी है। बी के बाद आपके पास आ जाएगी सी, और सी के बाद ए। तो बी सी और ए जो है वो आपके पास होगा आंसर बी सी ए। बी सी ए जो है वो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, या फिर आप एलसीएम वाले मेथड से कर लें, जैसे आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है, अ कार वाशर वॉशेज 8 कार्स इन 18 मिनट्स, हाउ मैनी कार्स ही विल वॉश इन 3 आवर्स। ठीक है, एक जो है वो कार वाशर है जो कि 8 कारों को 18 मिनट में धो रहा है, तो वो कितनी कारों को धोएगा 3 घंटे में। अब घंटों को आप मिनट में तब्दील कर लें। ठीक है, 3 घंटे है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को 3 से ज़रब दे दें, 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि 180 मिनट हो जाएंगे। 18 मिनट में वो 8 कारें धो रहा है। ठीक है, 8 कारें जो है वो 18 मिनट में धो रहा है। तो हमने क्या निकालना है, 1 मिनट में कितनी कारें धोएगा, 1 मिनट में 8/18 कर देंगे आप, और इधर से 3 घंटे थे ना, तो 6 3 18, 180 मिनट में वो कितनी कारें धोएगा। इसी वैल्यू को यानी कि 8/18 को हम ज़रब दे देंगे 180 से। ठीक है, 180 से आप ज़रब देंगे तो ये 18 एकम 18 और 0 10, और 10 को 8 से आप ज़रब देंगे तो 80 आपके पास जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 का 80 इसका जवाब होगा, मीन के 80 कारों को वो 3 घंटे में धोएगा, 8 कारों को 18 मिनट में, और फिर एक के लिए हमने निकाला 1 मिनट में कितनी धोएगा, तो 8/18 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको ना प्रॉपरली सॉल्व नहीं करेंगे, 8/18 को तकसीम नहीं करेंगे, सिंपल इसी तरह लिख लेंगे, और अगले स्टेप में 180 जो है उसको ज़रब दे देंगे। क्यों, ताकि कटिंग करने में आसानी हो जाए और आंसर हमारे पास फ़ौरन से निकल आए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक स्टेप पे कैलकुलेशंस को करते रहें और एट द एंड आंसर निकालें। तो हमने क्या करना होता है, कैलकुलेशन को नहीं करना होता, जस्ट उसको राइट करते जाते हैं, और जहाँ पे कटिंग होती है वहाँ पे कटिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 32। 2 and 32 का मीन प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना है। 2 and 32, 2 and 32 जो है वो आपके पास एक्सट्रीम्स हैं, आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट्स सपोज मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आपके पास है एक्स। ठीक है, एक्स को राइट कर लेंगे सेंटर में। अब हमने जो है वो मीन प्रोपोर्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और एक्सट्रीम्स को आपस में करना होता है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइड पे मैं लिख लेती हूँ। 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपके पास 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 लिख लेते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी, और ये 64 जो है वो किसका है, मुरब्बा है हमारे पास, तो 8 का है। 8 8 64 होता है ना, यानी कि 8 को 8 से ज़रब दें तो 64 आते हैं, तो जिसका जज़र या इसका जो स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 8 जवाब आ जाएगा। मतलब कि आपके पास फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल आपके पास x इज़ इक्वल टू 64 नहीं 8 आ रहा है ना, मतलब उसका जो एक्स स्क्वायर को स्क्वायर उसका ख़त्म करने के लिए हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि 8 आंसर आ रहा था स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद, तो नन ऑफ दीज जो है वो इसका ऑप्शन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था एजुकेटर्स प्रिपरेशन का, जो कि प्रीवियस संडे को हुआ था। डिस्कशन वीडियो बनाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए माजरत। तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह ताला इस संडे को फिर हमारा नेक्स्ट टेस्ट होना है, और उसका सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड मैं कर चुकी हूँ। तो गुड लक, तैयारी करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दें। दुआ में याद रखिए, अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मज़ीद अगर कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।